जय महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्ज़ाम रीजनिंग एनालिसिस के बारे में। जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2 जुलाई 2024 को सुबह 11:45 से दोपहर 12:45 तक, यानी कि ये हमारी दूसरी शिफ्ट थी 2 जुलाई 2024 की। ठीक है, कौन सी शिफ्ट थी? हमारी सेकंड शिफ्ट थी। और ये एसएससी सीएचएसएल क्रम का हमारा छठवां वीडियो है। कौन सा वीडियो है? छठवां वीडियो। इससे पहले और 5 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए एक बार। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको इतनी गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी जो है ना वो पक्की गारंटी है। ठीक है, अगर आप वीडियो को एसएससी सीएचएसएल के रीजनिंग के एनालिसिस के जितने भी वीडियो आने वाले हैं और जितने आ चुके हैं, अगर आप उन सबको एक बार, केवल एक बार ही अगर आप उनको अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको किसी भी कोचिंग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ना ही आप किसी किताब में से भी अगर सवाल हल करोगे तो भी चल जाएगा, केवल इस वीडियो को देख लोगे आप तो। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी टाइप के सवाल होते हैं ना, क्योंकि ये पेपर है, पेपर में जितने भी टाइप के सवाल आते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ इसमें। ठीक है, और अच्छे से आपको समझा भी रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, बस आप इसको अच्छे से देखिए और इस बार आप अपनी नौकरी पक्की कीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह अक्षर समूह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में क्या है, आपस में 3 ऑप्शनों में आपस में कोई ना कोई संबंध है और चौथा जो ऑप्शन है ना हमारा, उसमें वो हमारा इन सबसे अलग है, मतलब कि उसमें वो संबंध नहीं लग रहा है जो अन्य 3 ऑप्शनों में संबंध लग रहा है। तो हम चेक करेंगे वो हमारा ऑप्शन कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, ये आपके जो शब्द है ना, यानी कि वर्ड हैं, अंग्रेजी वर्डमाला के ये जो वर्ड है ना, इनके आपको सबसे पहले क्रम लिखना है। हाँ, जब हम इनको क्रम लिखेंगे तो हमें साफ साफ दिख जाएगा, बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा कि इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है और क्या नियम लग रहा है। तो इनके हम सबसे पहले क्रम लिखेंगे। बी का क्रम है हमारा 2। ठीक है, जे का क्रम होता है हमारा 6, वो सॉरी एफ का क्रम होता है हमारा 6 और जे का क्रम होता है हमारा 10। कितना? 2, 6 और 10। अब आर का इस वाले में देखेंगे, आर का क्रम हो गया हमारे पास 18, बी का क्रम हो गया 22 और जेड का क्रम हो गया हमारे पास 26। अब तीसरे ऑप्शन में देखेंगे, जी का क्रम हमारे पास 7, जे का क्रम हो गया 10, एन का क्रम हो गया हमारे पास 14। चौथे ऑप्शन में देखेंगे, एल का क्रम हमारे पास होता है 12, पी का क्रम होता है 16 और टी का क्रम होता है 20। इन सब के क्रम हमने लिख लिए। अब हमें ये देखना है इनमें क्या संबंध लग रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ हमारा हो रहा है 2 और 6, यानी कि प्लस का 4 जोड़ा जा रहा है। 6 और 4 इसमें भी हम 4 जोड़ रहे हैं। 18 और 22 इसमें भी हमारा 4 जुड़ रहा है। 22 और 26 इसमें भी हम 4 जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ 7 और 3 10 होते हैं हमारे, 10 और 4 14 होते हैं। इसमें 12 और 4 16 होते हैं, 16 और 4 20 होते हैं। अब इस सवाल को देख के छोटा बच्चा भी कह देगा, सर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ना वो सबसे अलग है, क्योंकि दोनों में 4 4 जुड़ रहे हैं, इधर भी 4 है इधर भी 4 है। केवल तीसरा ऑप्शन हमारा ऐसा है ना, उसमें 3 और 4 जुड़ रहे हैं जो कि तीनों से अलग है। तो हमारा फिर तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, जी जे एन। समझ में आया? अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? आपको ऐसा सवाल मिलता है तब आप ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण में आप चिन्हों को बदल देंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे हम 21, 21 के बाद प्लस है हमारा, तो प्लस को हमें माइनस से बदलना है। माइनस का हो गया हमारे पास 23, अब माइनस की जगह हम लेंगे प्लस, प्लस का हो गया 46, गुणा की जगह लेंगे हम भाग। ठीक है, भाग 23, भाग की जगह हम लेंगे गुणा, इंटू करेंगे 21। तो हमें इसमें सबसे पहले करना है भाग। जैसे ही हम भाग करेंगे, 40 में हम 23 का भाग लगाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा 2। ठीक है, भाग के बाद हम करेंगे गुणा, तो 2 का गुणा हमारा हो जाएगा 21 में, और जब 21 को 2 में गुणा करेंगे तो इतने इतने का मान हो जाएगा हमारा 42। 21 दूनी 42। अब इसको लिखेंगे 21 माइनस 23 और एक प्लस वाला चिन्ह 42। अब 21 और 42 को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 63। कितना हो गया? 63 माइनस का 23। जब 63 में से हम 23 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 40। कितना बचेगा? 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता हो तो महीने के 20वें दिन पर कौन सा दिन होगा? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे महीने का 7वां दिन, यानी कि महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है। क्या कह रहा है वो? शुक्रवार से
3 दिन पहले है, तो 7 तारीख को हमारा हो जाएगा शुक्रवार से हम 3 दिन पहले चलेंगे तो हमारा आएगा मंगलवार। कितना आएगा? मंगलवार। यानी कि 7 तारीख को हमारा मंगलवार है, तो हमें 20 तारीख को निकालना है। 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? जब 7 को मंगलवार है तो अगला मंगलवार पड़ेगा हमारा 14 तारीख को। 14 तारीख के बाद अगला मंगलवार पड़ेगा हमारा 21 तारीख को। ठीक है, 21 तारीख को हमारे पास आ गया मंगलवार। क्या आ गया? 21 को हमारे पास आ गया मंगलवार। तो वो पूछ रहा है 20 तारीख को, तो 20 तारीख को हम कह सकते हैं 20 तारीख को हमारा हो जाएगा सोमवार। एक दिन पहले चले जाएंगे हम इससे मंगलवार से, तो 20 तारीख को हमारा हो जाएगा सोमवार। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि इन दोनों का जो संबंध है ना, वही संबंध हमारे इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो हम देखेंगे इन दोनों में सबसे पहले क्या संबंध है। सबसे पहले लिखा है हमारा ईमानदार और भ्रष्ट है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ईमानदार और भ्रष्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कोई व्यक्ति ईमानदार है और कोई व्यक्ति भ्रष्ट है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब देखेंगे निरीक्षण और देखना, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, निरीक्षण करना या फिर किसी चीज़ को देखना एक ही बात होती है। प्रशंसा या सम्मान, किसी की बड़ाई करना या किसी का सम्मान करना, ये भी हमारे एक ही चीज़ है। ठीक है, और अपर्याप्त और दुर्लभ, जब अपर्याप्त का मतलब होता है कोई चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती है या फिर जो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, और दुर्लभ का है बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है। तो ये दोनों भी हमारे एक ही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हमारा चौथा जो ऑप्शन है ना, मजबूत और नाजुक, मजबूत का मतलब हो गया हार्ड या कठोर, और नाजुक का मतलब हो गया मुलायम। तो ये दोनों हमारे अपोजिट हो गए। तब हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कथन निष्कर्ष का। 3 कथनों के बाद 1-2 क्रमांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। इसमें क्या होता है, जो हमारे कथन है ना, उनको हमें बिल्कुल सत्य मान के काम करना पड़ता है, चाहे बिल्कुल वे असत्य ही क्यों ना हो। तो हम देखते हैं इसको, हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, बिना वेन डायग्राम के सॉल्व नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सभी शर्ट पैंट हैं, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे शर्ट का वेन डायग्राम। ये हमारे पास हो गई शर्ट। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया? शर्ट। अब क्या कह रहा है? सभी शर्ट पैंट है, तो शर्ट जितनी भी शर्ट है ना, वो सभी क्या हो जाएंगे? पैंट हो जाएंगे। सभी शर्ट पैंट हो गए। अब कुछ ड्रेस पैंट हैं, तो कुछ ड्रेस जो है ना, वो पैंट हो जाएंगी हमारे इस तरीके से। अब कुछ पैंट टाई हैं, तो कुछ पैंट जो है ना, वो क्या हो गए? हमारे पास टाई हो गए। वो जैसे जैसे कहता है हमें केवल उतना ही काम करना होता है, इसमें अपने हिसाब से एक्स्ट्रा या ओवर कुछ नहीं करना होता है। ये हमारा बन चुका है वेन डायग्राम। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ ड्रेस टाई है। ड्रेस हमारा ए है और टाई हमारे पास ए है, तो ड्रेस और टाई का कोई संबंध नहीं है, पहला हो जाएगा गलत। कुछ टाई शर्ट हैं, टाई हमारा ए है, शर्ट ए है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है कहीं से कहीं तक, तो इसके बीच भी संबंध नहीं। तब हम कह सकते हैं निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 कथनों के अनुसार हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 30 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक खंड जो होता है ना, उसको छोड़कर हम विपरीत संख्या निकालते हैं। तो यहाँ 30 के विपरीत पूछ रहा है, तो 30 के विपरीत एक खंड छोड़ेंगे हम, तो हमारा 30 के विपरीत हो जाएगा 26। ठीक है, और 25 के विपरीत हो जाएगा हमारा 28, और 27 के विपरीत जो बचा हुआ होता है वो हो जाता है 29। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, देखते से ही इसको अपन टिक कर देते हैं पेपर में। अब बढ़ेंगे हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में नो वे आउट को RPAVLM लिखा जाता है और आउट ऑफ हाउस को MRRPBD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आउट को कैसे लिखा जाएगा? इस सवाल में हम देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या है, दोनों साइड। तो दोनों साइड हमारे पास कॉमन है, इसमें हमारे पास है आउट और इसमें भी आउट है, आउट के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। और इधर की साइड देखेंगे हमारे पास कॉमन है केवल R और P, इधर कॉमन है, इधर भी हमारा RP कॉमन है। तो आउट के लिए हम सीधा सीधा कह देंगे हमारा RP हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ठीक है, क्या सवाल है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 3977, 3877, 3777, 3677, 3577, उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें क्या आएगा, तो हमें दिखाई दे रहा है सभी अंक समान हैं, केवल यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7, फिर 6,
फिर 5, फिर हम क्या करेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पर, और सबको हम वैसे के वैसा लिख देंगे। 3477 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सरल सवाल था, चुटकियों में इसका आंसर आ जाता, पलक झपकने से पहले भी इसका आंसर आ जाता अगर आप इसमें दिमाग लगाते अच्छे से तो। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में एम एंड एन का अर्थ है एम एन की पत्नी है, एम एट द रेट एन का अर्थ है एम एन का भाई है, एम डॉलर एन का अर्थ है एम एन के पिता हैं, एम हैज एन का अर्थ है एम एन की बहन है। इसके आधार पर यदि डी एंड ई डॉलर एफ हैज जी एट द रेट एच है तो डी एच से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन का हमारा सवाल है, जो हमारे पास समीकरण दिया है उसके आधार पर हम संबंध निकालेंगे डी और एच में। सबसे पहले संबंध दिया है डी एंड ई, तो हम देखेंगे एंड का क्या अर्थ है, एंड का अर्थ है पत्नी, तो डी हमारी सबसे पहले डी ई की हो जाएगी कौन, पत्नी, ई की पत्नी हो जाएगी डी, तो ई हो जाएगा पति और ए हो गई पत्नी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगला है डॉलर, ई डॉलर एफ, डॉलर का अर्थ है एम एन के पिता है, यानी कि ई एफ का पिता है, ई जो है ना वो एफ का कौन हो गया, पिता हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे अगले में, अगला है हमारा एफ हैज जी, हैज का अर्थ है एम एन की बहन है, यानी कि एफ जी की बहन है, एफ जी की कौन हो गई, बहन, तो एफ हो गई हमारी माइनस, एफ जी की हो गई बहन। अब आखिरी है हमारा जी एट द रेट एच, एट द रेट का अर्थ है भाई, तो यानी कि जी एच का कौन है, भाई है, तो जी हो जाएगा प्लस, जी एच का भाई है, यानी कि एफ जी और एच ये तीनों आपस में हो गए बहन भाई, जिसमें एफ हो गई बहन, जी हो गया भाई और एच के बारे में क्लियर नहीं है। अब डी एच से किस प्रकार संबंधित है, डी एच की कौन है, तो डी एच की हो जाएगी माँ। ठीक है, तो डी एच की कौन हो जाएगी, माँ, इस हिसाब से, क्योंकि इन सबके बहन भाइयों के पिता है ई और ई की पत्नी है डी, तो जब पिता की पत्नी कौन हो जाएगी, हमारी माँ। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में लव टू गॉड को XROD लिखा जाता है और गॉड ब्लेस यू को TCAPOD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गॉड को कैसे लिखा जाएगा। पिछला सवाल था जो हमारा, सेम बिल्कुल सवाल वही है, हमको बस इसमें क्या है कॉमन देखना होता है दोनों साइड। इधर हमारा दिया है गॉड और इधर भी हमारे पास गॉड है। ठीक है, गॉड के बाद इस साइड देखेंगे, इस साइड कॉमन क्या है, तो इधर की साइड हमारे पास कॉमन है OD, इधर कॉमन है OD, इधर कॉमन है, तो गॉड के लिए हमारा सीधा सीधा हो जाएगा OD, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या है, एक कागज़ दिया है, इसमें इस तरीके का चौकोर कागज़ है, इसको केवल एक फोल्ड में इस तरीके से मोड़ा गया है। इस तरीके से मोड़ने के बाद यहाँ पर एक स्टार बनाया है और 2 प्लस बनाए हैं, तो हमें देखना है खुलने पर ये कैसा बनेगा। इसमें क्या होता है, जब भी ये कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर अगर प्लस बने हैं तो खुलने के बाद इस कॉर्नर पर प्लस आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो है ना बीच में स्टार तो खुलेगा, तो यहाँ एक स्टार बीच में भी आ जाएगा। तो हमें देखना है अब कौन से ऑप्शन में इस तरीके के हैं कि चारों कोनों पर हमारे प्लस हों, बीच में डबल स्टार हो। तो चारों कोनों पर प्लस और बीच में डबल स्टार एक दूसरे से मिलते हुए केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में है हमारे पास। 1 2 3 4 और ये 2 स्टार हैं बिल्कुल मिलते जुलते। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा तब सही होता जब ये स्टार यहाँ बनाता और एक स्टार यहाँ बनता, ऊपर बनता सबसे, तब हमारे दोनों स्टारों में डिफरेंस होता बीच का इतना। ठीक है, जब ये बीच में है तो फिर ये भी यहाँ बिल्कुल इससे चिपका हुआ स्टार बनेगा खोलने पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, गूढ़न की अनुमति नहीं है। तो हमारे पास आकृति दी है इस तरीके की। अब हमें देखना है इस तरीके की आकृति किस ऑप्शन में आ रही है। तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल 4 दिखाई दे रहा है हमें, जिसमें हमारी इस तरीके की आकृति बन रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और किसी ऑप्शन में इस तरीके की आकृति नहीं बन रही है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में YAUDFZ IKENPJ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारी श्रृंखला दी है वर्णमाला क्रम के अनुसार। अब हमें देखना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके क्रम लिखते हैं हम। तो बाई का क्रम हमारे पास होता है 25। ठीक है, ए का क्रम हमारे पास होगा 1 और यू का क्रम होगा हमारे पास 21। अब बात करेंगे हम डी की। तो डी का क्रम हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, एफ का क्रम हो जाएगा हमारे पास 6, जेड का क्रम हो जाएगा हमारे पास 26। अब आई का क्रम देखेंगे, आई का क्रम हमारे पास हो गया 9,
कितना हो गया 9, के का क्रम हो गया हमारे पास 11 और ई का क्रम हो गया हमारे पास 5, ठीक है। इसी प्रकार एन का क्रम हो गया हमारे पास 14, पी का क्रम हो गया हमारे पास 16 और जे का क्रम हो गया 10। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, 25 में हम कितने जोड़ेंगे 5, तब हमारा आएगा 4, ठीक है। 4 में हम जोड़ेंगे 5 तब हमारा आएगा 9, 9 में हम जोड़ेंगे 5 तब हमारा आएगा 14, 14 में जब हम जोड़ेंगे 5 तो हमारा आएगा 19। तो 19 पे हमारा अक्षर होता है सबसे पहले तो एस, ठीक है। अब अगला देखेंगे एक, एक में 5 जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़ा 11, 11 में 5 जोड़ा तो 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 21, 21 पे आएगा हमारे पास यू, ठीक है। अब 21 में फिर 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 26, 26 में 5 जोड़ा तो 5, 5 में जब 5 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 15, 15 पे हो गया हमारा ओ। अब हमें देखना है एस यू ओ किस ऑप्शन में दिया है, तो एस यू ओ दिया है हमारे दूसरे ऑप्शन में, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि 5, 7 और 74 और 6, 4, 52 में जो संबंध है वही संबंध हमारे चारों ऑप्शनों में से किस में है। तो 5, 7, 74 में हम देखेंगे 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 74, ठीक है। अब 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग हो गया हमारे पास 16, इनको जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 52। यानी कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हो रहा है तीसरी संख्या। तो हम अब ऑप्शन चेक करते हैं। 11 का वर्ग हो गया हमारे पास 121 और 5 का वर्ग हो गया हमारे पास 25, दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा आएगा 146 जो कि दिया है। तो फिर हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन से ही हमारा जब उत्तर आ जाएगा तो हमें तीसरे ऑप्शनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमारे पास एक आकृति दी है, उसमें हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। सबसे पहले देखेंगे हम, पहला त्रिभुज हमारे पास हो गया 1, ठीक है। दूसरा त्रिभुज हो गया 2, तीसरा त्रिभुज हो गया 3, चौथा त्रिभुज हो गया हमारे पास 4। कितने हो गए हमारे पास कुल 4 त्रिभुज। 4 त्रिभुज के बाद हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 5, कितने हो गए 5। छठवां त्रिभुज हो गया हमारे पास 6, ठीक है। कितने 6। अगला त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास 7, कितने हो गए 7। और आठवां त्रिभुज हमारे पास हो जाएगा, फिर से यहीं चलेंगे और इन दोनों को मिलाएंगे 8। कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे, इस तरीके से 8 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। पिछले सवाल की तरह सवाल है ये, ठीक है। इसमें आपको वर्णमाला का क्रम दिया हुआ है और पूछ रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो वर्ड दिए हैं ना, इनके क्रम लिखेंगे और क्रम से हमें पता चल जाएगा पहले अक्षर से ही, क्योंकि इन चारों ऑप्शनों में पहला अक्षर अलग है। तो हमारे पास पहला अक्षर आते से ही हम पूरा उत्तर इसका निकाल देंगे तुरंत, पहले अक्षर से ही। सबसे पहले देखेंगे पी का क्रम। पी का क्रम होगा 16, आर का क्रम होगा 18, टी का क्रम होगा हमारे पास 20, वी का क्रम होगा 22। हमें दिख रहा है यहाँ 2 जुड़ रहे हैं, यहाँ 2 जोड़े जा रहे हैं और यहाँ भी 2 जुड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 24। और 24 पे हमारा अक्षर आता है, 24 पे हमारा अक्षर आता है कौन सा, एक्स। क्या आता है 24 पे 24 पे आता है एक्स। तो XCH हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। MN खड़ा हुआ दर्पण है हमारे पास, इसको हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास दिया है ना, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है MN में। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो लेफ्ट होगा ना वो राइट पे पहुंच जाएगा और राइट वाला लेफ्ट पे पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या है, E। तो E चारों में है अभी तो ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 3 और इसमें आ रहा है M, तो ये हमारा हो गया गलत। 3 तक सब में सही है। उसके बाद है M ऐसा है, खड़े दर्पण में ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ हो गया हमारा जल प्रतिबिंब, तो एक गलत हो गया क्योंकि M उल्टा हो गया इसमें। उसके बाद ब्रैकेट दोनों में है। उसके बाद है हमारे पास 4, ब्रैकेट के बाद हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के बाद है हमारे पास 4 केवल और केवल दूसरे ऑप्शन में आ रहा है और ब्रैकेट के बाद इसमें D आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। एक एक अक्षर को हम चेक करते हैं इसमें, क्योंकि आगे पीछे भी अक्षरों का क्रम हो जाता है, तो फिर हमारा उत्तर गलत हो जाएगा अगर हम इसको जल्दबाजी में सॉल्व कर देंगे तो, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। वही सवाल है जो हम पीछे करके आए हैं, यानी कि इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारे इन चारों ऑप्शनों में से किस में है। तो यहाँ कह रहा है समस्या और समाधान, यानी कि समस्या होगी और उसका समाधान होगा, और या इसको कह सकते हैं हम समस्या है और उसका समाधान है। तो ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास समस्या है और किसी के पास समाधान है, तो इस तरीके से इसका दोनों अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ सफलता और प्रसिद्धि दोनों एक ही चीज़ है, समय और पैसे का कोई संबंध नहीं है, बातचीत और बोलना एक ही है, और यहाँ अपोजिट है केवल और केवल खोया और पाया में। तो फिर हमारा चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 19 का हमारा 4 हो गया। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले जो क्रम है ना श्रृंखला का, उसमें देखना है क्या नियम लग रहा है। सबसे पहले हमारा दिया है 67, 67 के बाद दिया है 100, 100 के बाद 146, फिर 179, फिर 225, फिर 258। इसको हम यहाँ लिख लेंगे। पहले दिया है हमारा 67, फिर हमारा दिया है 100, फिर 146, फिर 179, फिर 225 और फिर 258। अब यहाँ देखेंगे हम इनमें क्या अंतर आ रहा है। तो 67 और 100 में अंतर होता है हमारा 33 का, 100 और 140 में अंतर हो गया हमारा 46 का। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ फिर से अंतर हो गया हमारा 33 का, और यहाँ देखेंगे तो हमारा अंतर हो गया 46 का। फिर से जब यहाँ आएंगे तो अंतर आ गया हमारा 33 का, यानी 33 46 33 46, फिर 33, तो फिर अगला आएगा हमारा 46। 46 को जब हम 258 में ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा इसका कितना, उत्तर आएगा, उत्तर आएगा इसका 304, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर आ जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित तर्क के अनुसार 99 का संबंध 77.3 से है। 99 का जो संबंध 77.3 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 84.4 का संबंध 62.7 से है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 72.6 का संबंध किससे होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या अंतर आ रहा है हमारा। तो इसमें हमारा अंतर आ रहा है 99 में से हम 77.3 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 21.70। ठीक है, 84.4 में से हम 62.7 घटाएंगे तब भी हमारे पास आएगा 21.70। तो हम फिर 72.6 में से 21.70 घटाएंगे तब हमारे पास उत्तर आएगा 50.9। कितना आएगा, 50.9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, HF16 के I8 से निश्चित प्रकार से संबंधित है। क्या HF16 का जो संबंध के I8 से है, वही संबंध RP10 का US5 से है। RP10 का US5 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए NL6 किससे संबंधित है। तो NL6 का संबंध किससे है। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ हमारे पास 16 है तो और यहाँ हमारे पास 8 है, यानी कि आधा हो गया। अगले में यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, इसका भी आधा, तो 6 का आधा करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 3। 3 हमारे पास किस किस में है, 2 में और 3 में। तो पहले ऑप्शन को और चौथे ऑप्शन को हम हटा देंगे। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब H का क्रम होता है 8, F का क्रम होता है 6, K का 11, I का 9, यानी कि 8 और 3 11, 6 और 3 9। ठीक है, इसी प्रकार R का क्रम हो गया हमारे पास 18, U का क्रम हो गया 21, P का क्रम 16, S का क्रम 19। इसमें भी 3 जोड़े जा रहे हैं। तो N में जब N का क्रम 14, इसमें जब 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17। 17 पे हमारा आता है Q। ठीक है, L का क्रम 12, 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। 15 पे आता है O। QO इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, A का अर्थ भाग, B का अर्थ गुणा, C का अर्थ प्लस और D का अर्थ माइनस है। तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हम इन चिन्हों को रिप्लेस करेंगे। 44, B का अर्थ है गुणा, गुणा लिखेंगे यहाँ। C का अर्थ है प्लस, प्लस लिखेंगे 68। D का अर्थ है माइनस 144 लिखेंगे यहाँ। A का अर्थ है भाग, भाग लिखेंगे 144। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गुणा इधर का अलग कर लेंगे, भाग इधर का अलग कर लेंगे। जब ये दोनों एक साथ में होते
तब इन दोनों में सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं। तो 44 × 5 करेंगे तो हमारे पास 220 हो गया, प्लस का हमारे पास 68 हो गया, और माइनस का जब 144 में 4 का भाग लगाएंगे हम तो हमारे पास आ गया 36। कितना आ गया? 36। अब 220 और 68 ये हो गए हमारे 288। कितने हो गए हमारे? 288। 288 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 252। कितना आ गया? 252। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी तो क्या है, आप लोगों को समझाने की वजह से इतने आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना ये सवाल 10-10 सेकंड के भी नहीं है। ठीक है, देखते से ही तुरंत हो जाते हैं। पेपरों में आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। अगला सवाल है हमारा, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यहाँ हमारे पास 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, इसमें हमें देखना है कि हमारा क्या होगा अगली आकृति। तो जैसा कि आपको और प्रश्नों में मैंने होमवर्क दिया था, तो इस सवाल भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें आपको ये बताना है कि अगली आकृति हमारी क्या होगी और इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ। ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो नीचे दर्शाए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। यानी कि हमारा खड़ा दर्पण है, खड़े दर्पण का हमें प्रतिबिंब निकालना है कि कौन सा इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऊपर का तो ये रहेगा ऐसे का ऐसा। अब इधर का जो है ना वो पहुंच जाएगा इधर और खाली आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं किस में भरा है। ऊपर वाला इसमें भरा है, इसमें भरा है। अब इसको देखेंगे, ये वाला जो है ना वो इसमें सेम पोजीशन पर है, जबकि इसको जाना चाहिए यहाँ। तो ये पहुँच गया यहाँ इस वाले में और खाली आ गया यहाँ। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो पूरा हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, और ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उस सवाल को और डिटेल में समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और पेपर में आपका वो सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद।